आज के टाइम में कोई किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, उसने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो एडल्ट वेबसाइट्स को जरूर विजिट किया होगा। डाटा ये शो करता है कि वर्ल्ड की टॉप एडल्ट फिल्म वेबसाइट पर हर महीने 13 बिलियन विजिट्स आते हैं और जो सेकंड टॉप वेबसाइट है उस पर 9 बिलियन विजिट्स। तो अब कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन लाइफ में एक बार तो सभी ने इन साइट्स को विजिट किया है। अभी भी जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो हर एक सेकंड में अराउंड 28,000 यूजर्स एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर एक सेकंड में इस कंटेंट के ऊपर अराउंड 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब कुछ चंद वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेजर आता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। इस पूरी इंडस्ट्री की बैक एंड में कुछ ऐसा चलता है जिसे जानने के बाद शायद आप खुद एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का रिग्रेट करोगे। Internet porn is for grown men, but it is a problem in boys, some as young as 8 years old. It's available and it's anonymous. How could you not be tempted? Pornhub.com has become the fourth most visited website in the United States, surpassed only by Google, Facebook, and YouTube. Arizona has officially declared pornography a public health crisis, and it's not alone. आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से भी ज्यादा एडल्ट साइट मिल जाएगी, जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती है। अब भले ही कॉर्नहब, फेक टैक्सी, ब्रेजर्स और फिर जितनी भी एडल्ट वेबसाइट आज तक आपने सुनी होगी, उन सबको एक ही कंपनी ओन करती है, यानी कि पूरी एडल्ट इंडस्ट्री के पीछे एक ही इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को काफी सीक्रेट रखना पसंद करता है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे एम्पायर का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि ये जो 5 सेकंड का प्लेजर मिलता है इसकी क्या कॉस्ट होती है और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने में कितने लोगों का सेक्रीफाइस है, और साथ ही ये जानेंगे कि आपके ब्रेन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था, तब हर टाइप के कंटेंट को देखने के लिए लोग सीडीज या डीवीडीज का यूज किया करते थे, फिर चाहे वो मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो। उस समय एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडीज के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विविड एंटरटेनमेंट, जिसका उस समय ईयरली रेवेन्यू $100 मिलियन का था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लगा और यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, तो डीवीडीज की सेल में मैसिव ड्रॉप हुआ। इसी समय 4 दोस्त मैट कीजर, स्टीफन मैनोस, फेरास एंटोन और कासिम यूसुफ इंटरनेट पर पैसा कमाने के लिए डिफरेंट निशेज में वेबसाइट क्रिएट किया करते थे, और उन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट भी क्रिएट की जिन्हें इन्होंने 2 सेगमेंट में रखा। पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट्स यानी फ्री टू वॉच। ये ट्यूब साइट्स का पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बेसिकली ट्यूब साइट्स एडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब सिंपल कंटेंट के लिए। इवन इनका नाम भी यूट्यूब से इंस्पायर्ड था, जैसे रेड ट्यूब, यूकॉर्न एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ट्यूब साइट्स पर मोस्टली रीअपलोडेड कंटेंट अवेलेबल था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे कॉपीराइटेड इश्यूज का फेस करना पड़ता था। इसी इश्यू को रिजोल्व करने के लिए इन चारों ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्रेजर्स। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और सिर्फ साल 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को पूरे तरीके से डोमिनेट करने लगी। फिर उसी साल मैट कीजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था cornhub.com। ये वेबसाइट लोगों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई, साथ में ट्यूब साइट्स को भी एक अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। अब इन चारों ने अपने बिजनेसेस को सीक्रेट रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की जिसको नाम दिया मैनविन, और अपनी सारी एडल्ट साइट्स को इसके अंडर पुट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण उन्हें अपनी ये सारी एडल्ट वेबसाइट सेल करनी पड़ी और इन्हें खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन मैनसेफ कंपनी का ओनर था जिसके अंडर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आया करती थी, और अब उसके पास कॉर्नहब, ब्रेजर्स और बाकी की ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी एडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ही ओनर था, फेबियन थिलमैन। प्रोफेशन वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक्स करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट्स की एड्स और बैनर पर क्लिक किया है और उनके बेसिस पर कमीशन कैलकुलेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर के कमाए पैसों से फेबियन थिलमैन ने सारी एडल्ट वेबसाइट्स को ओन करना स्टार्ट किया। 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और फिर 2010 में कॉर्नहब और बाकी ट्यूब साइट्स को एक्वायर कर लिया। फेबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो उसकी ओनरशिप में कॉर्नहब और भी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी वेबसाइट्स को टॉप सर्चेज में कैसे लाना है। अब कॉर्नहब को ग्रो करने के लिए थिलमैन को फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे जेपी मॉर्गन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। फिर 2012 में फेबियन ने मैनविन और मैनसेफ इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया और एक सिंगल कंपनी बनाई, माइंड गीक। अब जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हो या उनका प्रोडक्शन हो, वो सब एक कंपनी के हाथ में था जिसका नाम था माइंड गीक। लेकिन ये कंपनी सीक्रेटली सारे एडल्ट कंटेंट को ओन किया करती थी। ये खुद को एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह प्रेजेंट किया करती थी।
एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री पर आपको ज्यादा न्यूज या आर्टिकल नहीं मिलते, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। हमें अपने सामने कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने को मिलता है जिसे सब लोग अपनी लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के ही काफी लोगों के हिसाब से ये आज तक की वर्स्ट और बी ग्रेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। इसके साथ ही सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करने के एलिगेशन भी लगे हैं और पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार या तो मिस्टीरियसली गायब हुए हैं या उनकी डेथ हो गई है, जैसे कि सोफिया लियोन जिसकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई और उसका रीजन था इंडस्ट्री में हुआ एक्सप्लॉयटेशन और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनकी डेथ के पीछे का कारण ड्रग ओवरडोज था। एमिली विल्स को लेकर भी सेम रीजन दिया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ किस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। इसका आंसर दिया है लाना रोड्स ने, जो इस इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटी करने के लिए फोर्स किया जाता था और इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ है, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। जितने भी एक्ट्स हम लोग फिल्म में देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे एडल्ट फिल्म स्टार के एक यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लेकिन अब प्रश्न है कि इतना कुछ होने के बाद भी हर साल इतने सारे एक्टर या एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं। इसका मेन रीजन है मनी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत कम समय में ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। लेकिन सब एक्टर्स यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आते, मेजोरिटी लोगों को यहाँ ट्रिक करके एंटर कराया जाता है, यानी उन्हें एक्चुअल काम के बारे में डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता। ये एलिगेशन पोर्नहब पर भी लगे हैं। इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट बहुत बड़े नंबर में अवेलेबल है और होगा क्यों नहीं, इसे कंज्यूम करने वालों का नंबर बहुत ज्यादा हाई है। एक डाटा की माने तो सबसे पॉपुलर 3 वेबसाइट्स पर हर मिनट में 1,35,000 नए व्यूज ऐड होते हैं। आज के समय में हर किसी के पास बहुत अर्ली एज में मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस आ जाता है, जो जड़ बनता है एक प्रॉब्लम की और वो है पोर्न एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की एज 11 से 13 साल हो चुकी है, लेकिन 16 से 22 साल की एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके अंदर इमोशनल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, सो यू डोंट अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। तो जब कोई इंसान एक अर्ली एज में एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसी मोमेंट पर वो अपनी इनोसेंस खो देता है। उसका वुमेन, रिलेशनशिप और वर्ल्ड को देखने का परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो जाता है और फिर चाहकर भी वो वैसा नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। बट सैडली हमारी सोसाइटी में एडल्ट फिल्म्स और मूवीज ही सबसे बड़ा सेक्स एजुकेटर है और इन मूवीज में दिखाया जाता है कि वुमेन इज जस्ट ए टूल फॉर मेल प्लेजर और ये फिल्म्स इमोशनलेस और ह्यूमनलेस सेक्स एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे करती है। 7 कंट्रीज की 22 स्टडीज को कंपाइल करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि जो लोग एडल्ट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन ज्यादा होता है। इस चीज का एडिक्शन एक एंडलेस लूप की तरह है और एक बार इस लूप में आने के बाद बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक रिसर्च ये शो करती है कि वाइल वॉचिंग एडल्ट मूवीज हमारा ब्रेन 4 गुना डोपामिन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्पेशली अर्ली एजेस में ये ज्यादा डेंजरस क्यों है। अब देखो, हमारे फोरहेड में फ्रंटल एरियाज होते हैं जो इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में प्लेजर चाहिए। जब हमारे माइंड में डोपामिन ड्राइव हिट करती है जो कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती है जिससे कि हमें प्लेजर मिलता है, तो ये फ्रंटल एरियाज उसी ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक तरफ डोपामिन ज्यादा की डिमांड करता है तो दूसरी तरफ फ्रंटल एरियाज हमें उसी चीज के बारे में रैशनली सोचने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन अर्ली एज में ये फ्रंटल जजमेंटल वोलेशन एरियाज पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। सो एक टीनेजर के माइंड को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में रुकना कहाँ है। तो जब वो इस एडल्ट कंटेंट के वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसके बाद में उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और फिर ये चीज उसके फ्यूचर रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। रियल लाइफ में भी इंसान उन्हीं चीजों को फैंटेसाइज करने लगता है जो वह उन फिल्म्स में देखता है। कहना काफी आसान है, लेकिन इस एडिक्शन पर कंट्रोल पाना काफी डिफिकल्ट है। आज के वीडियो में ही इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।